गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 25 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड आजीविका योजना फॉर कोविड-19 विक्टिम्स। हाल ही में किस राज्य के द्वारा कोविड-19 पीड़ितों के लिए आजीविका परियोजना का शुरुआत किया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार ने। कोविड-19 से प्रभावित गरीब और कमज़ोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए आजीविका सहायता योजना का शुरुआत मणिपुर सरकार द्वारा किया गया है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल यहाँ पे नजमा हेपतुल्ला थी। तो उनके सेवानिवृत्ति के बाद गंगा प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेकिन आज एक और प्रश्न आपको आगे इधर मिलेगा जिसमें मणिपुर के परमानेंट राज्यपाल अब नियुक्त किए जा चुके हैं, तो वो हम लोग आगे एक स्पेशल प्रश्न में ही देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लैंक रखा हूँ। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक व्यापारियों के लिए एक योजना, एक अभियान शुरू किया गया था। क्या नाम था उसका? निर्यातक बनो अभियान। ये किसने शुरू किया? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान का राजधानी जयपुर। उसका स्थापना 30 मार्च 1949 में, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। चलिए जम्मू कश्मीर की न्यूज़ में है, तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के शैक्षिक और कौशल विकास के लिए एक पहल का शुरुआत किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। क्या नाम है उसका? तो मिशन यूथ के द्वारा वहाँ के युवाओं को शैक्षिक कौशल विकास ये किया जाएगा। इसमें क्या होगा, लगभग 50,000 से भी अधिक युवाओं को वहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और कौशल विकास पाठ्यक्रम करने में सहयोग दिया जाएगा। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा एक हाल ही में परियोजना शुरू किया गया है। क्या नाम है उसका? दुआरे सरकार परियोजना। हालांकि इस परियोजना का यह दूसरा चरण है जिसका शुभारंभ फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। इससे क्या होगा, राज्य के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो दुआरे सरकार परियोजना पश्चिम बंगाल सरकार। तो ये पहले प्रश्न से आपको इतने सारे फैक्ट्स, एक्स्ट्रा ऑप्शंस में भी उतने सारे फैक्ट्स मिले आपको। और तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौसैनिक अभ्यास मालाबार 21 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जा रहा है अभी? तो ये हो रहा है गुआम में एक जगह है अमेरिकी द्वीप क्षेत्र में, वहीं पे मालाबार 21 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए यहाँ भी है, अमेरिकी द्वीप क्षेत्र गुआम में किया जाएगा। और इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज शिवालिक और कदमत शामिल हो रहे हैं। और इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश शामिल हो रहे हैं। शुरुआत में इसमें केवल भारत और अमेरिका ही था, बाद में ये सभी भी देश शामिल हो रहे हैं। भारतीय नौसेना इसमें भाग लेगी, तो उसके बारे में देखते हैं। इंडियन नेवी स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। उप प्रमुख नौसेना में SN घुरमड़े हैं। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। कोलकाता, ये किस लिए न्यूज में है? ये भी किसी वेन्यू से संबंधित होगा। हाल ही में डुरंड कप 2021 का आयोजन करने का घोषणा हुआ है। कहाँ? कोलकाता में। डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। और इसमें कुछ और जान लेते हैं। यह जो डुरंड कप होगा 2021, यह टूर्नामेंट का 130वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक यही कोलकाता में किया जाएगा।
और यह डुरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार डुरंड कप 1888 में हिमाचल प्रदेश में खेला गया था। चलिए पेरिस की न्यूज में है, तो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ करने का घोषणा हुआ है, तो फ्रांस के पेरिस में, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुआ है जापान के टोक्यो में, वहीं पर इसका घोषणा हो गया। फ्रांस के पेरिस में 2024 ओलंपिक का संस्करण वहाँ पे किया जाएगा। लंदन की न्यूज में है, तो वैश्विक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, तो ये किया गया लंदन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस नाम से भारत का पहला शब्द लग गया है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन का निर्माण या विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, तो ये इसका नाम है इस व्हील चेयर का नियो बोल्ट नाम से। यह व्हील चेयर लिथियम आयन बैटरी के द्वारा संचालित है, जो एक बार चार्ज करने के बाद 25 किलोमीटर तक यात्रा किया जा सकता है। और यह आईआईटी मद्रास स्टार्टअप कंपनी एक और प्रश्न मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आईआईटी मद्रास और एक स्टार्टअप कंपनी है पाई बीम, ये दोनों मिलकर हाल ही में पाइमो या पीमो बोलिए के नाम से एक चार्जेबल ई बाइक का निर्माण भी आईआईटी मद्रास ने ही किया था। ये अलग से फैक्ट मुझे मालूम था, ये मैं यहाँ रख दिया हूँ। चलिए बाकी ऑप्शन सब देखिए। निर्भय ये क्या है, तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में एक स्वदेश निर्मित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसी का नाम है निर्भय। डीआरडीओ के बारे में भी जान लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसको टेक्स्ट फॉर्म में देखिए, और भी मैं टेक्स्ट फॉर्म में ऊपर बता सकता था। चलिए डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ के बारे में भी हो गया। गजनबी ये क्या है, तो हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक सतह से सतह परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसी का नाम है गजनबी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परीक्षण कर लिया है तो पाकिस्तान ने। चलिए कोबी होम ये क्या है, तो हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के द्वारा भारत की पहली, देखिए यहाँ पे है, भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट बनाया गया है, उसी का नाम है कोबी होम। और ये भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट है। इस रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट से घर पर ही कोविड-19 का स्व परीक्षण सेल्फ टेस्ट किया जा सकता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि ये भी है, और आप लोग भी याद रखेंगे कोबी होम आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए और ये कोबी होम भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो इसमें है दूसरा, सेकेंड। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे वांछित विनिर्माण केंद्र बन गया है। तो बहुत अच्छी पहल है ये, भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश में प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ साथ भूमि श्रम कानून जैसे सुधार की वजह से यह उपलब्धि भारत को मिल रही है, आगे बढ़ रही है। चलिए और सब ऑप्शन देखिए। 122 122वां रैंक 21 में है। तो हाल ही में इसको टेक्स्ट में देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक जारी हुआ है। देखिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, वही 122वां है। ये सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें 181 देश की सूची निकाली गई है, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान और अपना देश भारत 122वां स्थान पर है। यह सूचकांक किस आधार पर जारी होता है, तो देश में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के आधार पर जारी किया जाता है। चलिए अगला, इसमें ऑप्शन और है। 122वां उसमें हो गया। 48वां क्या है, 48th रैंक किसमें है, तो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ है जापान के टोक्यो में, उसमें भारत 48वें स्थान पर है। यहाँ देखिए टेक्स्ट फॉर्म में बताते हैं, कुछ फिर से रिवीजन आपका टोक्यो से हो जाएगा, जो कि इसमें से प्रश्न आना ही आना है अगले एग्जाम्स में। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 21 में हुआ है जापान के टोक्यो में, उसमें भारत 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक के सहित कुल 7 पदकों के साथ 86 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रहा, और 113 पदकों के साथ यूएसए पहले स्थान पर रहा है। इसमें कुछ और एक स्वर्ण जो पदक जो जीते हैं वो नीरज चोपड़ा हैं। भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण पदक भारत की तरफ से इन्होंने ही लाया है, तो नीरज चोपड़ा का नाम याद रखेंगे।
इनसे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने एक स्वर्ण पदक देश के लिए लाया था और इस ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान के मोमिजी निशिया बन गई हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इस बार जो गेम हुआ है ओलंपिक, उसमें सबसे पहला पदक अगर बात करें तो ओपनिंग में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में लाया था। यही सब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। एक और है, नीरज चोपड़ा जो एकमात्र स्वर्ण पदक लाए हैं, इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला सरकार ने किया है। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ इसमें मैं मेंशन नहीं किया हूँ, लेकिन अलग से आपको बता दिया, याद रखेंगे। चलिए, तो ये हो गया। और 5वां रैंक किसमें है? तो हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत 5वें स्थान पर है। और इसमें इसको भी देखिए टेक्स्ट फॉर्म में। जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत 5वें स्थान। भारत चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस के बाद दुनिया में 5वें सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में उभरा है। तो समझ लीजिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत इस क्षेत्र में विकास कर रहा है। चलिए, सभी ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कनॉट प्लेस में। कहाँ है ये? तो दिल्ली में है, बहुत लोग गए भी होंगे। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया। यह जो है स्मॉग टावर 1 किलोमीटर के दायरे में प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध करने में सक्षम है और यह पायलट बेसिस पर है। अगर सफल रहा तो अन्य जगह भी पूरे दिल्ली में और जहां प्रदूषण की समस्या ज़्यादा है वहां यह लगाया जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि स्वस्थ हवा कितनी ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। इस स्मॉग टावर का निर्माण आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे तथा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया है। चलिए, गांधीनगर क्यों न्यूज में है? तो गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा और यहाँ यह आयोजन पहली बार किया जा रहा है। केवल गांधीनगर की बात की जा रही है, तो क्योंकि अन्य जगह इससे पहले बेंगलुरु, पुणे और कुछ जगहों पर ये सब डिफेंस एक्सपो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा चुका है और वही इसका 2022 का संस्करण अब गुजरात के गांधीनगर में पहली बार किया जाएगा। चलिए, गुजरात का राजधानी गांधीनगर ही है और मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नोएडा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का घोषणा किया गया है। कहाँ? नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, विश्व धरोहर जो। चलिए, गोवा क्यों न्यूज में है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसको भी टेक्स्ट फॉर्म में ही देखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का आयोजन कहाँ करना है? तो ये होगा गोवा में। IFFI अर्थात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये इसका 52वां संस्करण होगा जो कि किया जाएगा 20 से 28 नवंबर 2021 में गोवा में। और इसमें जाने माने हस्ती सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस बार एक नया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का शुरुआत भी किया जाएगा। तो देखिए किसको पहले मिलता है इस बार। और इसका आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए बताइए कमेंट में, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभी कौन है? इसकी चर्चा हम लोग कई बार कल परसों में भी किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा। चलिए, गोवा भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न पहले ही प्रश्न में मैं बोल रहा था, मैंने वहाँ डैश कर दिया था क्योंकि ये नया प्रश्न है, कल ही परसों का है हालांकि, लेकिन वेबसाइट पर मैं दे दिया था, यूट्यूब पर भूल गया था, उसको मिस कर गया था मैं, तो आज ला दिया हूँ। हाल ही में किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ला गणेशन। ला गणेशन 14वें राज्यपाल होंगे मणिपुर के। और ये चीज़ भी ऊपर हम चर्चा कर चुके थे, नजमा हेपतुल्ला थी, उनके सेवानिवृत्ति के बाद गंगा प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब परमानेंट हो गए वहाँ के राज्यपाल ला गणेशन। ला गणेशन तमिलनाडु से 76 वर्षीय वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। मणिपुर का राजधानी इम्फाल। फॉर्मेशन इसका 21 जनवरी ऑफ 1972। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और गवर्नर यही हो गए अब, इसके बाद से ये भरा हुआ आएगा। चलिए, बाकी सब ऑप्शन देख लीजिए, ये भी सब नए नए राज्यपाल बने हैं। उम्मीद करता हूँ मैं बोल रहा हूँ उससे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि कहाँ के राज्यपाल ये लोग हैं। रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल बने हैं नए? तो ये बने हैं झारखंड के नए राज्यपाल। झारखंड का राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं।
मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये कहाँ के हैं? पटेल यहाँ छूट गया है। ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल नए बने हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये कहाँ के नए राज्यपाल बने हैं? हिमाचल प्रदेश के। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश का? 2 ठो है, शिमला समर सीजन के लिए और धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी अब पसंद आया होगा आपको। चलिए अगला है, हाल ही में जाने माने फुटबॉलर और राष्ट्रीय फुटबॉल कोच का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ये हैं एस हकीम। ये 1960 में जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें इसका हिस्सा रहे थे और राष्ट्रीय कोच के रूप में भी इनका अहम योगदान भारत के लिए रहा है। तो एस हकीम राष्ट्रीय फुटबॉलर और कोच का निधन हो गया है। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए। चिन्मय चटर्जी, ये कौन है? तो ये भी भारत के जाने माने फुटबॉलर ही थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और डॉक्टर बालाजी तांबे, ये प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक और आध्यात्मिक नेता थे, इनका भी निधन हो गया है। क्या नाम है? डॉक्टर बालाजी तांबे। शंकर सुब्रमण्यम, ये भी जाने माने फुटबॉलर ही थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको उपनाम एस बाबू के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है 21 अगस्त को। लोगों के बीच उद्यमशीलता, नवाचार और लीडरशिप के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस विश्व उद्यमी दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन देखिए। 13 अगस्त को क्या मनाया गया? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस हाल ही में मनाया गया है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ये सबसे कम उम्र 40 वर्ष में ही भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, उन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है। एक और उपलब्धि इनके रीजन में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था, जो कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो गया है, तो वो 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो इन्हीं के रीजन में जब ये प्रधानमंत्री थे 1984 से 1989 तक, तो उस दौरान आया था ये। और अब ये 1986 वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदल गया है और इसको अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया है। चलिए कर्नाटक 14 अगस्त को क्या हुआ? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक नया दिवस मनाने का फैसला हुआ है। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में कौन प्रश्न है? 8वां प्रश्न है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस, ये 14 अगस्त को मनाने का फैसला सरकार ने किया है। विभाजन जो भारत पाकिस्तान का हुआ था आज़ादी के समय में बाद, तो उसमें अपनी जान गंवाने वाले और अपनों को खोने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन भयावह स्मृति दिवस मनाया जाएगा अगले वर्ष से प्रत्येक 14 अगस्त को। तो ये इसमें फैक्ट रहे। 14 अगस्त भी हो गया। अब चलिए कुछ प्रश्न वन लाइनर एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। हाल ही में किसके पहल पर विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया गया है? ये है सीवी। सीवी क्या है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट है, इसी के द्वारा विश्व जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 23 से 27 अगस्त तक। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान, इसी के द्वारा 23 से 27 अगस्त तक इसी माह में विश्व जल सप्ताह का आयोजन हो रहा है। और इस विश्व जल सप्ताह का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक जल मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। इसका थीम भी है, क्या है? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ये प्रश्न कल ही मैं करा चुका हूँ, रिपीट कर दिया हूँ, अच्छी प्रश्न है ये। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, यहीं पे। तो चलिए, और ये एनटीपीसी के सहयोग से वहाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, एनटीपीसी के सहयोग से हो रहा है। उसके बारे में देखिए। एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना 7 नवंबर 1975, मुख्यालय न्यू दिल्ली, चेयरमैन और एमडी गुरदीप सिंह हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। कल बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं मिले, लेकिन जो मिले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण थे, आप इधर ऊपर सब देखे ही। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कल ही कराया गया है। इसका जवाब आप लोग को उम्मीद करता हूँ याद होगा, कमेंट में ज़रूर करें।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका कोई सुझाव है, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो वो भी अपना कमेंट ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।